सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। बच्चों ने कहा है कि सर हमें प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट बता दें। देखिए, पहली पहली बात तो ये जबीरे पहले बच्चों को ऐड करते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, जब हम डॉक्टर डेट की बात करते हैं तो उससे पहले एक टॉपिक आता है, उसका नाम है इररिकवरेबल डेट। उससे पहले एक टॉपिक आता है इररिकवरेबल डेट। पहले इसको समझना जरूरी है। इररिकवरेबल डेट क्या होता है? कोई भी मेरा कस्टमर है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब उसके हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। उसकी जो लाइबिलिटीज हैं उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं उसके एसेट से। तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है। उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट होना, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट होना। तो बिजनेस को फिर क्या करना पड़ता है? एंट्री पास करनी पड़ती है उसकी इंसॉल्वेंसी की। और उसकी एंट्री ये होती है कि जो भी हमारा कस्टमर होता है, हम उसको कर देते हैं क्रेडिट। जितना भी अमाउंट उसको लेना होता है उसके नाम से उसको कर देंगे क्रेडिट। और इररिकवरेबल डेट के नाम से हम अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कर देते हैं डेबिट। एक तो ये एंट्री समझ लें। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जैसे कस्टमर से मुझे लेने हैं $2000, $2000 लेने हैं। अगर वो 2000 नहीं दे पा रहा, इंसॉल्वेंट हो गया है, कंप्लीट 2000 नहीं दे पा रहा, तो फिर तो इररिकवरेबल डेट डेबिट हो जाएगा 2000 से, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 2000 से, ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ अमाउंट दे देता है और कुछ अमाउंट नहीं दे पाता, तो क्या होगा? लाइक अगर मैं कहता हूँ कि भाई इसमें से वो जो है क्या नाम है, 20% वो दे सकता है बाय चेक, 20% वो बाय चेक दे रहा है, 80% अमाउंट वो नहीं दे सकता, तो क्या होगा? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो हम क्या एंट्री करेंगे? तो 80 की प्रोविजन करेंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत आला, बहुत आला। तो इसका प्रोविजन नहीं करेंगे बेटा, उसकी प्रोविजन की एंट्री पास नहीं करेंगे, बल्कि हम ये ये करेंगे कि राइट ऑफ कर देंगे ना? हाँ, यस 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 यस, 20%। एक बंदा इंस्टॉलमेंट हो गया, 20% वो दे रहा है हमें, 20% के उसके पास पैसे हैं, बाकी 80% नहीं दे सकता, तो अकाउंटिंग में उसको राइट ऑफ कर देते हैं। पहले हम 20% की एंट्री करेंगे। 2000 का जो 20% है वो आएगा कितना? वो आपका आएगा, बैंक लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका 400। और अगर कस्टमर का नाम एबीसी है, तो एबीसी क्रेडिट हो जाएगा 400 से। और रिमेनिंग अमाउंट वो नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे इररिकवरेबल डेट, उसके लिए लिखेंगे इररिकवरेबल डेट, और वो है 1600। और हम एबीसी को क्रेडिट कर देंगे 1600 से। एक तो ये चीज। अच्छा, कभी कभार क्या करता है वो, पेपर में ये सीन कर देता है, वो बोलता है एक बंदा है, उससे हमें लेने 6000 रुपए, उससे हमें लेने 6000 रुपए, और उसका नाम है PQR, PQR। और वो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, ये नहीं बताएगा वो कितना अमाउंट दे रहा है कितना नहीं दे रहा। वो बोलेगा ही पेड, ही पेड बाय चेक, ही पेड बाय चेक $0.3 फॉर ईच $1 ओड। और रिमेनिंग हमने राइट ऑफ कर लिया। उसने सवाल में कहा कि उसने 6000 में से उसने क्या किया, $0.3 फॉर ईच $1 ओड, ये बाय चेक पे कर दिया उसने। और बाकी अमाउंट हमने राइट ऑफ कर लिया, बाकी अमाउंट हमने राइट ऑफ कर लिया। पीछे बच्चों की आवाज आ रही होगी, उसके लिए मैं सॉरी करूंगा। तो बताएं क्या करना चाहिए, क्या एंट्री पास होगी? बेटा खामोश, थोड़ा खामोश, क्लास से रहो। जी बेटा, क्या सिक्स एंट्री पास थाउजेंड होगी? को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से, और फिर उसको आप इसकी एंट्री आप कर लेंगे। तो सर हम 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से। 6000 को हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1800। 1800 चला जाएगा बैंक में, और आपका PQR जो है वो हो जाएगा 1800 से। रिमेनिंग अमाउंट हमने राइट ऑफ कर देना है, रिमेनिंग अमाउंट चला जाएगा इररिकवरेबल डेट में। और वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4200, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और PQR क्रेडिट हो जाएगा 4200 से। ये इसकी जो है एंट्री होगी, ठीक है। एक तो एंट्री पास करना सीख लें। एंट्री में कभी कभार आपसे नरेशन भी मांगता है। 3 मार्क्स का सवाल आता है, बोलता है नरेटिव इज रिक्वायर्ड, नरेटिव इज रिक्वायर्ड।
तो जब भी कोई बंदा बेड डेड हो जाता है हमारा, उसका नेरेटिव क्या होता है? फॉर सपोज ये हमें 1600 रुपये नहीं मिले, ये हमें 1600 रुपये नहीं मिले, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? इसका नेरेटिव क्या होगा? तो आपने सिंपली लिखना है अमाउंट ड्यू फ्रॉम, अमाउंट ड्यू फ्रॉम, क्या नाम है, ए बी सी वॉज रिटन ऑफ। इसमें कोई फिगर नहीं दिखानी, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं शो करने, खाली अंग्रेजी लिखनी है कि क्या हुआ था बस। नैरेटिव का मतलब क्या हुआ था। हम जो ये एडजस्टमेंट्स करते हैं ना, डेप्सन की एंट्री पास करते हैं, डाउटफुल डेट की एंट्री पास करते हैं, इररिकवरेबल डेट की एंट्री पास करते हैं, इसमें नैरेटिव मांगा जाता है समटाइम। तो नैरेटिव में सिर्फ अंग्रेजी लिखनी होती है क्या हुआ था। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या होता है, अगर हमने कोई बैड डेट रिकॉर्ड किया था वो रिकवर हो गया। एक बैड डेट हमने रिकॉर्ड किया था, बेटा जवीर बेटा बच्चों को ऐड करते जाइएगा। एक हमने बैड डेट रिकॉर्ड किया था, वो रिकवर्ड हो गया। क्या हो गया? रिकवर्ड हो गया, मतलब उसकी रिकवरी हो गई, हमें वो पैसे बाद में मिल गए। सर ऐसा कभी होता है? पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में अगर कोई पैसे नहीं दे तो वो भाग जाता है, फिर दोबारा नहीं आता। लेकिन फॉरेन कंट्री में अमूमन बिजनेस कंटिन्यू करने पड़ते हैं। आप एक बंदे से सामान लेते थे, हालात खराब हो गए, आपने सामान लेना बंद कर दिया, 2 साल के बाद आपके हालात अच्छे हुए, तो आपको पता है यही बंदा है जो मार्केट में सप्लाई करता है, यही बंदा है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का माल देता है, तो आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे उसके साथ बिजनेस। एक बंदे ने अपने स्कूल से बच्चे निकाल दिए, पैसे नहीं थे, जब हालात बेहतर हो गए उसको पता था यही स्कूल सबसे अच्छा है और कोई स्कूल ही नहीं है, तो दोबारा उस स्कूल आएगा बच्चों को लेके। तो स्कूल वाले बोलेंगे भाई पुराना जो अमाउंट है वो तो पूरा करो, तो जाहिर है वो पे करेगा फिर। तो अगर कोई हमने बेडेड रिकॉर्ड कर लिया और उसकी रिकवरी हो गई, हमें वो पैसे वापस मिल गए, तो उसकी क्या एंट्री होगी? एनीवन? ये सर ये इसे आपने रिवर्सल कर देंगे आप? ये आपने 4200 रुपये जो थे बेडेड रिकॉर्ड कर लिए। नेक्स्ट ईयर इस पी क्यू आर ने 4200 ला के आपको दे दिए इन फॉर्म ऑफ चेक। आपने 2021 में ये बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था, 2022 में जाके इस बंदे ने आपको क्या किया, पैसे दे दिए थ्रू चेक, तो आप लोग क्या करेंगे? 4200 करेंगे। एंट्री को रिवर्स करके डबल करेंगे शायद। जी, इसकी एंट्री होगी, आपके पास 4200 आ गए, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 4200 से। ठीक, आपके पास 4200 आए, और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट एक अकाउंट होगा, टेम्पररी अकाउंट होगा, जिसका नाम होता है बैड डेट रिकवर्ड। वो क्रेडिट हो जाएगा 4200 में। ये बैड डेट रिकवर्ड जो होता है इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में शो होता है। जिस तरह आप लोग डिस्काउंट रिसीव लिखते हैं ना इनकम स्टेटमेंट के अंदर, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल लिखते हैं, इसी तरीके से बैड डेट रिकवर्ड जो है आपका अदर इनकम में शो होता है। ठीक है, ये चीज। सर जैसे एरर में हम डबल एंट्रीज करते हैं, इसमें हम डबल क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, डबल एक तब होता है जब आपने उल्टा काम किया हो। आपको मैं बोलता हूँ एक ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करो, आप उल्टी करके आ जाओ, यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ तो आपने एक एंट्री रिकॉर्ड की थी पहले 4200 की, आपने कहा मेरा एक्सपेंस है, और आपने पी क्यू आर को कर दिया क्रेडिट। अब अगला साल आ गया, अगले साल फिर सब चीजें नहीं हो जाती हैं, सब चीजों की नई शुरुआत होती है। तो अगले साल क्या होगा, हम बिल्कुल स्क्रैच से सोचेंगे कि भाई हमारे पास 4200 आए, तो हम बैंक में पैसे आए तो बैंक को डेबिट करेंगे। तो बैंक को डबल अमाउंट से क्यों करें? पहले बैंक को क्रेडिट थोड़ी किया हमने। डबल अमाउंट से एक चीज तब होती है जब आपने पहले उसको क्रेडिट किया हो, तो हमने तो बैंक को कुछ किया ही नहीं। हमने ये जो 4200 हमने बेडेड रिकॉर्ड किए थे, क्या इसमें बैंक को क्रेडिट किया था? नो सर। तो डबल अमाउंट तब करते हैं जब आपने पहले कोई एंट्री रिकॉर्ड की हो अपोजिट साइड पे, तो अब जब नॉर्मल साइड पे करेंगे तो डबल अमाउंट से करेंगे। तो ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं इस सवाल के अंदर। इस ठीक है सवाल सर, में ठीक देखो, है। इसमें ये हुआ कि लास्ट ईयर हुआ था बेड डेट, अब माशाल्लाह से उसकी रिकवरी हो गई बस। तो जब बेड डेट हुआ था हमने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, अब साल के बाद उसकी रिकवरी हो गई, साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो हमने उसको अपनी इनकम मान लिया, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इररिकवरेबल एक्सपेंस में शो होता है और बेडेड रिकवर्ड आपकी अदर इनकम में शो होता है, और दोनों की एंट्री कैसे पास होती है, ये चीजें क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, अब आते हैं पेपर में, वो आपसे क्या करेगा, आपको बोलेगा कि ये तो हो गए बेड डेट, ये तो हो गए इररिकवरेबल डेट, एक बेड डेट और होते हैं जो फ्यूचर में रिकॉर्ड होते हैं, मतलब हमें फ्यूचर में पता लगता है कि ये मेरा बेड डेट हो गया है वो 2021 का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेट। ऐसे ऐसे बेड डेट जो फ्यूचर में कंफर्म होंगे, अभी चांसेस हैं
लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही, कंफर्मेशन अगले साल होगी, तो ऐसे बेड डेट को हम वक्त से पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेट, यानी ये फ्यूचर में जाके कंफर्म होंगे, फ्यूचर में जाके 100% हमें पता लग जाएगा ये बेड डेट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अकाउंट सर कहता है ऐसे बेड डेट को भी अब रिकॉर्ड करो। तो उन बेड डेट को रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, इसका नाम आजकल चेंज हो गया है, इसका नाम आजकल आ गया अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। जी बेटा पूछो, सर बता दो। आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कब कराएंगे? अकाउंटिंग अंदाजन। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करवा रहा हूँ, अभी बच्चों से बात डन हो गई है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करवा रहा ओके सर। हूँ। जी जी ओके। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो डाउटफुल डेट्स होते हैं जो फ्यूचर में जाके कंफर्म होंगे, उसके लिए अलग से हम अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट भी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये अकाउंट हम बनाते हैं। ये अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ये अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं, एक तो फ्यूचर के बैड डेट हमें कंफर्म नहीं है, तो जाहिर है वो कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे, कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे, तो एक अलग से उनका रिकॉर्ड आता है हर साल का, एक तो ये मकसद होता है। दूसरा, हमें हमारा एसेट कम होगा, जब भी कोई बेडेड होता है आपका रिसीवेबल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो उसको इनडायरेक्टली कम करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि इतने हमारे बेडेड फ्यूचर में जाके कंफर्म होंगे, हम ये अकाउंट बनाते हैं। हम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, जिस तरह ये बेडेड डायरेक्ट माइनस हो जाता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर डायरेक्ट माइनस करेंगे तो अलग से शो ऑफ नहीं होगा। हम चाहते हैं अलग से इसका अकाउंट बनाया जाए और उसको शो ऑफ किया जाए। तो ये अकाउंट जो है एसेट से एसेट को रिड्यूस करता है। इस अकाउंट की नेचर लाइबिलिटी की तरह होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी की तरह होती है। इसीलिए जब ये अकाउंट आप बनाएंगे तो बैलेंस बीडी से स्टार्ट करेंगे, तो इसका जो बैलेंस बीडी है ये लाइबिलिटी की तरह है। किस तरफ आएगा? डेबिट पे या क्रेडिट पे? क्रेडिट। क्रेडिट पे आएगा, तो इसका बैलेंस बीडी आप लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। व्हाट डज बैलेंस बीडी शो? पुराने बेड डेट्स जो पिछले साल रिकॉर्ड किए थे। तो अगर ये आपका पहला साल है तो बैलेंस बीडी नील होगा, और ये इसकी इसकी नेचर लाइबिलिटी की तरह होती है। तो बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट साइड पे आएगा तो बैलेंस सीडी किस तरफ आएगा? जी, बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट। डेबिट, डेबिट साइड पे। अच्छा जी, हम लोग करते क्या है, इसका बैलेंस बीडी लिखते हैं, अगर सवाल में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से बैलेंस सीडी लिखते हैं, और दोनों साइड का टोटल करके जो भी डिफरेंस होता है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी डिफरेंस होता है, डिफरेंस इस साइड पे अगर आ रहा है आपका, तो ये एक्सपेंस की निशानी है, ये एक्सपेंस की निशानी है। और डिफरेंस अगर इस साइड पे आ रहा है तो ये इनकम की निशानी है, अगर डेबिट साइड पे आ रहा है। अब मैं आपको दो तीन सवाल कराता हूं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा इस अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। अच्छा जी, ये अकाउंट एक बार देख लें। पेपर में सवाल आ सकता है कि भाई हमारे पास 1 जनवरी 2021 को ट्रेड रिसीवेबल थे 1 लाख, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस था $8,000। ठीक है, अच्छा जी, और प्रोविजन की परसेंटेज थी 8%। कितनी थी? 8% थी। 31 दिसंबर को ट्रेड रिसीवेबल हमारे बढ़ गए 1,40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस कितना है हमें नहीं पता, परसेंटेज कितनी? 8%। तो इसमें जो बैलेंस बीडी सीडी होता है ये कैलकुलेट होता है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके कैलकुलेट करने का तरीका ये, हम ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं, जो भी हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं, जो उनका बैलेंस है वो हम लेते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा जी आ जाए जरा। सर आते हैं बैलेंस बीडी की तरफ। पहले में बैलेंस बीडी लिखना होता है। बैलेंस बीडी का डेटा ये है। अगर इसने प्रोविजन का बैलेंस दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसने दिया हुआ यहाँ पे कितना है? 8,000 है, आप 8,000 लिख देंगे यहाँ पे। अगर इसने नहीं दिया होता ना, तो मैं क्या करता, रिसीवेबल्स कितने हैं? 1 लाख, साल के शुरू वाले। रिसीवेबल पे कितनी परसेंट लग रही है? 8% लग रही है। तो मैं 1 लाख लेता,
और 1 लाख को मल्टीप्लाई करता 8% से, तो मेरे पास आंसर आ जाता 8,000। कितना आ जाता? 8,000। और ये 8,000 फिर मैं यहाँ पे नीचे लिखता। यहां तक बात समझ में आई? जी बेटा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो अकाउंट है, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट का जो अकाउंट है, ये बेसिकली लाइबिलिटी की तरह होता है, कॉन्ट्रा एसेट की तरह होता है। तो इसका बैलेंस बीनी क्रेडिट साइड पे आता है, और वो अगर पेपर में दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज साल के शुरू के जितने भी ट्रेड रिसीवेबल हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है परसेंटेज से। हमारे पास आ जाता है पुराना प्रोविजन, जो पिछले साल आपने रिकॉर्ड किया था, जो पिछले साल आपने रिव्यू किया था। जी बेटा, मुझे पता है, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। जी, ये वाली बात समझ में आई? जी। जी सर। ठीक है। अच्छा देखिए, आप लोग कमेंट के अंदर आंसर दे रहे होंगे, लेकिन जिस तरह ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, इस तरह मुझे भी हो रही है। तो अगर मुझे आपके कमेंट्स अगर पढ़ने होंगे ना, तो मुझे दोबारा से यहाँ जाना पड़ेगा मेन स्क्रीन पे, और मेन स्क्रीन में यहाँ जाके मुझे कमेंट्स आपके देखने पड़ेंगे। तो इसका ख्याल कीजिएगा कि आप जो है मुझे वॉइस के अंदर रिस्पॉन्ड करें। अब आते हैं सर, बैलेंस सीरी कैसे फाइंड होगा? बैलेंस सीरी भी सेम तरीके से फाइंड होगा। साल के आखिर के रिसीवेबल्स लें और परसेंटेज लगाएं। तो साल के आखिर में कितने ट्रेड रिसीवेबल हैं? 1,40,000। इस पे लगाएं 8%। बताएं क्या आंसर आया? 1,40,000 का 8%। 11,200 जी सर। 11,200। ओके, 11,000 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब आपने क्या करना है, ये दोनों में दोबारा बता दो। बैलेंस बीडी सवाल में गिवन होता है, लिखें। नहीं गिवन होता तो फाइंड करना पड़ेगा। बैलेंस सीडी आपको फाइंड करना पड़ता है, और फिर आपको दोनों साइड का टोटल करके जो डिफरेंस है वो आईएस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। 11,200 माइनस करें 8,000 में से, तो आपके पास डिफरेंस कितना आया बताएं? 3,200। ये हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट। सर ये एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस है। ये ये हमारे फ्यूचर के बेडेट्स बढ़ रहे हैं। पहले 8,000 थे, अब 11,200 हो गए। मतलब फ्यूचर के बेडेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक्सपेंस की निशानी है। ये फिर एक्सपेंस सर में एक जाता सवाल है। है। जी जी। सर अगर आप सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उसमें तो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो उसमें आईएस में क्या जाएगा? आईएएस में जो बैलेंस शीट है वो पूरा चला जाएगा। वो पूरा क्रिएशन चला ऑफ जाएगा? वो क्रिएशन ऑफ डाउटफुल डेट कहलाता है। उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ डाउटफुल डेट। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलूं मैं? सर वो एक्सपेंस में जाएगा? वो एक्सपेंस में जाएगा। देखिए, पहले साल का तो सारा अमाउंट जाता है एक्सपेंस में, जो सीडी होता है वो पूरा ही आ जाता है, क्योंकि बीडी तो होता नहीं। और नेक्स्ट ईयर डिफरेंस जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें डिफरेंस जाएगा हर साल। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा मैं आपको चेंज करता हूं। 1 जनवरी 2021 हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो थे $1,00,000। 1 जनवरी को हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो बैलेंस था वो था $12,000। अच्छा, 31 दिसंबर को हमारे जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल थे वो थे $1,30,000। प्रोविजन का बैलेंस कितना है नहीं बताया। प्रोविजन की परसेंटेज कितनी है नहीं बताई। बस ये बोला सेम परसेंटेज है, जो पिछले साल है वो इस साल परसेंटेज है। तो आपने प्रोविजन का अकाउंट बनाया, आप लोग लिखेंगे बैलेंस बीडी, सर 12। ये हो जाएगा 12,000। भाई खामोश रहिएगा थोड़ा। जब बैलेंस सीडी के ऊपर आएंगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि इसने परसेंटेज ही नहीं दी। बस उसे ये बोला है कि हर साल सेम परसेंटेज लग रही थी, जो पहले लगी अब भी वही लगी। तो व्हाट वाज द प्रोविजन परसेंटेज, वो नहीं दिया हुआ, कैसे फाइंड करेंगे? सर पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। एक्सीलेंट। देखिए, आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा ना, आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, ट्रेड रिसीवेबल इनटू परसेंटेज इज इक्वल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस। तो ये 12,000 कैसे आया?
ये 12,000 कैसे आया? तो आपने 1 लाख जो साल के शुरू में रिसीवेबल्स थे उनको लिया होगा, 1 लाख साल के शुरू में जो रिसीवेबल्स थे उनको लिया होगा, उन पे एक परसेंटेज लगाई होगी जो कि हमें नहीं पता, और आंसर आया 12,000। तो वो परसेंटेज कितनी थी? इस 1 लाख को आप वहां ले जाएं, तो 12,000 डिवाइड बाई 1 लाख, और परसेंटेज में जब भी आंसर फाइंड करना हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया करें। क्या आंसर आ जाएगा बताएं जी? क्या आंसर आ जाएगा सर? ये 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 12% आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर हमारे पास रिसीवेबल्स कितने हैं? नेक्स्ट ईयर रिसीवेबल्स हैं 1,30,30,000। 1,30,000 रुपए के ऊपर 12% लगाएं। 1,30,000 पे 12% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 13,000। 13,000 के अंदर 1,300 और 1,300, 2,600 ऐड करें तो ये हो जाएगा 15,600। कंफर्म करें? सर अब आप दोनों साइड का टोटल करें, कौन सी साइड ज्यादा है सर? सर डेबिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आएगा। डिफरेंस उस साइड आता है जो कम होती है, तो 3,600 का डिफरेंस आएगा। इसके आगे हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। सर ये परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? वो फॉर्मूला मैंने यही बताया ना, जो तुम्हारे पास फॉर्मूला था ना ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल इनटू परसेंटेज, ये वाला जो फॉर्मूला है यही तो मैंने लगाया नीचे। मैंने बच्चों को बताया कि ट्रेड रिसीवेबल को परसेंटेज से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोविजन आता है। तो ये 12,000 कैसे आया? बच्चों के सामने मैंने रखा कि हमारे पास 1 लाख रिसीवेबल्स थे, उसको मल्टीप्लाई किया परसेंटेज से, तो हमारे पास आया 12,000। अब इसको इंटरचेंज करें, 1 लाख को मान ले जाके डिवाइड कर दें 12,000 से, ठीक है, और ये परसेंटेज मालूम करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ये आ जाएगा 12%। जी बेटा, यहां तक बातें क्लियर है? जी सर। जी सर। चलिए जी, आगे एक और सवाल करते हैं ताकि प्रोविजन हमारा पूरा हो सके। पेपर में सवाल आया कि 1 जनवरी 2011 हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल से $1,20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो परसेंटेज थी वो थी 8,000। 8,000 नहीं, बल्कि सबर करें, 6,000। ठीक है, 31 दिसंबर 2011 ट्रेड रिसीवेबल की फिगर थी 1.5 लाख, लेकिन नीचे लिखा है सर 7,500। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड $10,000 which has to be written off। ठीक है, अब तुम्हें अकाउंट बनाना है किसका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। तो कैसे बनाएंगे? बैलेंस शीट कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। शाबाश, लाइबिलिटी की तरह होता है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बैलेंस बीडी 6,000। फिर आएंगे बैलेंस सीडी की तरफ, तो बैलेंस सीडी में क्या अमाउंट आएगा सर? सर परसेंटेज नहीं, सर सवाल के अंदर परसेंटेज गायब है, तो क्या करना है सर? कोई मसला नहीं, ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। सर ये 6,000 कैसे आया? ये 6,000 कैसे आया? तो साल के शुरू में रिसीवेबल कितने थे? 1,20,000 थे। तो आप सबको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया है कि ट्रेड रिसीवेबल इनटू परसेंटेज इज इक्वल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो साल के शुरू में रिसीवेबल कितने थे? 1,20,000, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से,
तो हमारे पास कितना प्रोविजन आया था? 6,000 आया था। अब ये परसेंटेज कितनी बनती है? तो आप 6,000 में से 1,20,000 डिवाइड कर दें, क्योंकि उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आपके पास आ जाएगा प्रोविजन की परसेंटेज। कितना आंसर आया? 5%। 5%। इसका मतलब हम हर साल कितना लगाते हैं? प्रोविजन पे 5% लगाते हैं। अब आ जाए आगे सर। तो सवाल में हमारे पास एंडिंग बैलेंस कितना है? 1.5 लाख है। लेकिन सर एक इश्यू है, इस 1.5 लाख में 10,000 रुपए वो हैं जो हमें राइट ऑफ करने हैं, क्योंकि बेडेड हो चुका है सर। हमें राइट ऑफ करने हैं, माइनस करने हैं 10,000 रुपए। तो क्या करें बेटा, आप मुझे बताएं। ये हमने माइनस नहीं किए, करने हैं। देखिए प्रोविजन आगे जाके कितने बेडेड होंगे, तो जो पुराने बेडेड होंगे वो आपको माइनस करने होंगे। इस 1.5 लाख पे जब हम परसेंटेज लगाएंगे तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर रिटर्न ऑफ का वर्ड लिखा हुआ है टू बी रिटर्न ऑफ, तो फिर ये माइनस करने होंगे। अगर उससे बोले मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं, तो फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई करेंगे। तो ये फिगर रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि इसमें से 10,000 क्या है, बेडेड शामिल है, वो हमें हटाने इसमें से। इसमें 10,000 रुपए का अमाउंट ऐड हुआ है, वो हमें हटाना है, माइनस करना है, क्योंकि हमें वो नहीं मिलने वाला, वो कंफर्म हो गया। तो इसको रिवाइज करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने? 1,40,000। अब 1,40,000 को मल्टीप्लाई करें 5% से, बताएं क्या आंसर आया? 7,000। 7,000 रुपए हम यहां लिखेंगे और दोनों साइड का टोटल करेंगे, और आपके पास जो आंसर आएगा वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। सर अगर डायरेक्ट परसेंटेज निकालें बिना मतलब फॉर्मूले के तो इशू तो नहीं है ना? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा 1,000 रुपए। और क्या पूछेगा पेपर में सवाल? आपसे बोलेगा ये बताओ कि इनकम स्टेटमेंट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको बोलेगा इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाओ। क्या बनाओ? इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाओ। क्या बनाओ? इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाओ। और आपको बोलेगा एसओएफपी का भी एक्सट्रैक्ट बनाओ। सो गाइस, इनकम स्टेटमेंट में एक होती है इनकम, एक होता है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में कौन सा अमाउंट जाता है? डिफरेंस जाता है, डिफरेंस ये जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट में आप एक्सपेंसेस के अंदर जाके दो काम करेंगे। एक तो जितने भी इररिकवरेबल डेट इस साल हुए थे वो सारे यहां पे आएंगे। जितने भी हुए थे इररिकवरेबल डेट वो सारे आएंगे। तो इररिकवरेबल डेट कितने थे? ये 10,000 थे। ये 10,000 का अमाउंट यहां पर आएगा। सर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका प्रोविजन इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन, पेपर में शॉर्टकट मत कीजिएगा, पूरा पूरा अमाउंट लिखिएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लिखिएगा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना अमाउंट है सर? 1,000 का। सो इनकम स्टेटमेंट में तो ये दो अमाउंट जाएंगे। कितना? आपका 1,000 रुपए का डिफरेंस, उसका क्या बोलते हैं, ये जो आपने ऊपर लिखा है ये, और आपने जो बेडेड रिकॉर्ड किए ये। एसओएफपी में क्या होता है? एसओएफपी में हम जाके करंट एसेट में लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। करंट एसेट्स के अंदर हम लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल वो लिखते हैं जिन पे परसेंटेज लगी थी। जी बेटा। सर अगर डेबिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट हो तो डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, वो इनकम में शो होता है। तो एसओएफपी के अंदर जो हम ट्रेड रिसीवेबल शो करेंगे वो शो करेंगे जो हमने जिस पे परसेंटेज लगाई थी। तो परसेंटेज किस पे लगाई थी? 1,40,000 पे लगाई थी। तो 1,40,000 वाला अमाउंट यहाँ शो होगा। और दूसरी बात, हम यहाँ लेस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये रूल है कि किसी भी नॉन करेंट की कॉस्ट दिखाओगे तो उसमें से डेप्सिट इंप्रूव करोगे। किसी भी ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू दिखाओगे तो उसमें डाउटफुल डेट को रिमूव करोगे अलग से दिखा के। तो डाउटफुल डेट कैसे फाइंड करेंगे? इस पे लगाएं परसेंटेज, 5% लगाएं, या फिर जो क्लोजिंग है वो जाएगा। एसएफपी में क्लोजिंग बैलेंस जाते हैं, लाइक क्लोजिंग इन्वेंट्री जाती है।
इसी सर तरीके से बेडेड नहीं आएगा सर एसओपी में? नहीं, बेडेड नहीं आता, बेडेड नहीं शो करते, बेडेड एक्सपेंस है, यहाँ नहीं शो करते, माइनस कर देते लेकिन अलग से दिखाते नहीं है। तो 7,000 रुपये हम यहाँ पे माइनस करेंगे और नेट अमाउंट शो होगा, डेट्स इट। ये मैंने आपको एक प्रोविजन का आइडिया दिया है, ये प्रोविजन क्या होता है, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अब बताए कोई सवाल? सर जब क्वेश्चन में अलोवेंस लिखाएगा तो हर जगह अलोवेंस लिखेंगे? आप लोगों ने अलाउंस लिखना है, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट, ये वाला वर्ड यूज करना है। मैं आपको बता दूंगा नया वाला वर्ड ये है, तो आपने अलाउंस का वर्ड ही यूज करना है, ये ख्याल कीजिएगा जी। और कोई इशू बेटा? प्रोविजन के अकाउंट में कोई मसला? प्रोविजन हम क्यों अप्लाई करते हैं, इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक का नाम है मैचिंग, एक का नाम है प्रूडेंस। चलो मैं कॉन्सेप्ट का थोड़ा हवाला भी दे देता हूँ, आपको परेशानी होगी। एक का नाम है मैचिंग, और एक कॉन्सेप्ट का नाम है प्रूडेंस। ये दो कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, एनीवन? प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है प्रीकॉशन, एहतियात। सर मतलब जो चीज शक में हो वो पहले रिकॉर्ड कर लो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं एक्सपेंस अगर शक में हो, लॉस अगर शक में हो, रिकॉर्ड करना है। मतलब वो कहता है ऑल एंटिसिपेटेड, वो कहता है ऑल एंटिसिपेटेड, ऑल एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड। जो लॉस फ्यूचर में होने, मतलब आपको लगता है होंगे, शुड बी रिकॉर्डेड सो दैट प्रॉफिट्स एंड एसेट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड। सर क्यों रिकॉर्ड करना है? ताकि आपके एस प्रॉफिट्स और एसेट खामा खा में ओवरस्टेट ना हो, खामा खा में बढ़े नहीं। देखो तुम्हारे जेब में अगर ज्यादा पैसे होंगे तो लगेंगे भी ज्यादा, जेब में कम पैसे होंगे तो लगेंगे भी कम। मोबाइल अगर 100% चार्ज होगा तो यूज भी ज्यादा होगा, और मोबाइल अगर 10% चार्ज होगा और बिजली नहीं आनी तो यूज भी तरीके से होगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है लॉसेस जितने भी रिकॉर्ड करो, जितने भी है, शक वाले हैं, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाओगे, वरना ओवर स्मार्ट होगे, ओवर कॉन्फिडेंट होगे और उसका बिजनेस को लॉस होगा। तो इनकम के बारे में बोलता है जब पक्का हो तो रिकॉर्ड करना है इनकम, लेकिन लॉस अगर शक में हो तो भी रिकॉर्ड करना है। तो ये डाउटफुल डेट क्या है आपका? डाउटफुल डेट क्या है? डाउटफुल डेट का दूसरा नाम है फ्यूचर बैड डेट्स। डाउटफुल डेट का दूसरा नाम क्या है? फ्यूचर बैड डेट्स। वो बैड डेट्स जो फ्यूचर में जाके तुम्हें कंफर्म होंगे, हालात तो खराब हो गए लेकिन फ्यूचर में कंफर्म होंगे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है भले फ्यूचर में कंफर्म हो लेकिन रिकॉर्ड अभी से करो, अभी से प्लानिंग करो। हम डेप्रिसिएशन पढ़ के आ चुके हैं। डेप्रिसिएशन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है प्रूडेंस? आप लोगों ने इन्वेंट्री में नेट रियलाइजेबल मैचिंग। वैल्यू पढ़ा था। जी जी जी, आपने इन्वेंट्री के अंदर पढ़ा था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पढ़ा था। उसके पीछे भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है प्रूडेंस? अच्छा, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंसेस, all expenses should match against, yeah, expenses should match against expenses incurred should match against income earned and that period. Income earned in that period क्या कहता है वो, समझाओ जरा। आपने 2021 में सेल की पूरी उधार पे की, पूरी की पूरी उधार पे की। आपने सेल्स की 1 लाख रुपए की, और ये 1 लाख आपको लोगों से रिसीव करने थे, ठीक है?
2022 में पता चला कि इस 1 लाख में से 4,000 रुपए आपके क्या हो गए, बेडेड हो गए। 2022 में पता लगा। सेल कब की थी, 2021 में। बेडेड कब हुआ है, 2022 में। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है ये गलत है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में ठीक है, बेडेड जिस तारीख को उस तारीख को आएगा, लेकिन तुम्हें करना ये चाहिए था कि अगर तुम्हें लगता है कि इस 1 लाख रुपए में से फ्यूचर में बेडेड होंगे, हमें फ्यूचर में जाके पता लगेगा, तो वो बेडेड तुम अभी से रिकॉर्ड कर लो डाउटफुल डेट के नाम पे। जब कंफर्म हो तो फिर बाद में देख लेंगे। तो अगर तुमने सेल्स 2021 में की है तो बेड डेट भी 2021 में आएगा, डाउटफुल डेट भी 2021 में आएगा। अगर सेल्स 2022 में की है तो 2022 की सेल है तो लॉस भी 2022 का आएगा, डाउटफुल डेट भी 2022 का आएगा, बेड डेट भी 2022 का आएगा। मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इनकम और एक्सपेंसेस मैच होनी चाहिए। इनकम अगर 12 महीने की है, एक्सपेंस भी 12 महीने का आएगा। आप लोग पढ़ते हैं ना अक्रूड एंड प्रीपेमेंट, उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। अक्रूड हम ऐड करते हैं, प्रीपेड माइनस करते हैं साल के आखिर वाला। क्यों, मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो इसका क्या करें, इसका फिर बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक परसेंटेज लगाएं 1 लाख रुपए के ऊपर, फोर सपोज कितना 4% लगा दें। उससे क्या हो जाएगा, आप एक बेड रेट रिकॉर्ड कर लेंगे। फ्यूचर में जब ये पैसे रिकवर हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद माइनस हो जाएंगे, वो खुद ब खुद हट जाएंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई? जी बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की बेटा। मैं कह रहा हूँ यहां तक बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? सो डाउटफुल डेट का मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको बेडेड रिकवर्ड का पढ़ा दिया, मैंने आपको बेडेड पढ़ा दिया, मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बता दिया। और उसके अलावा बेडेड को रिड्यूस कैसे करें, टाइम पर पैसे लें, पेनल्टी लगाएं, फाइन लगाएं तो बंदा टाइम पर पैसे देगा। ठीक है, डिस्काउंट दें, जो बंदा जल्दी पेमेंट करे, जल्दी पैसे दे, उसको डिस्काउंट दें। इससे बेड डेट के क्या होंगे, चांसेस कम होंगे। तो मैं समझता हूँ आज के लिए डाउटफुल डेट ही सही है। कल मैं हो सकता है आप लोगों की क्लास रखूं, डेप्रिसिएशन कल पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, एक मिनट मैं जरा स्क्रीन वो करूं।